हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अप्रैल 6 पे आ गया है और जो एक उम्मीद हम जता रहे थे, सोच रहे थे कि शायद कुछ न कुछ सीज़ फायर हो जाएगा और जो भी मीडिएशन की बातें हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है और ये लड़ाई अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसके बारे में हमने कई बार बात किया है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है और वॉर एस्केलेट होता है तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी और मार्केट पर देखने को मिलेगा और क्रूड हो सकता है अगले कई महीनों तक 120-130 के आसपास सस्टेन हो। और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि कैसे ये हाई क्रूड प्राइस हमारी इकॉनमी, हमारे मार्केट्स और हमारे फिनेंशियल जो सिस्टम है उसको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और एक बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हम लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम आज एक्ट करें, क्या एक्शन लें, कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करें ताकि हम फ्यूचर के लॉसेस से अपने आप को बचा सकें। अभी भी अगर आप देखें बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ लोगों को काफ़ी लॉसेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस पे नहीं बैठे हैं और अभी भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। तो उसी कड़ी में मैं एक और वीडियो आज लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं कि हम दो रियल पोर्टफोलियो की बात करेंगे। हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में क्या गलतियां हुई और आई एम श्योर ये गलतियां ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कैसे उस गलती को फिक्स कर सकते हैं। तो पहले आइए दोनों पोर्टफोलियो को हम थोड़ा समझते हैं कि वहाँ पर क्या उन्होंने अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए और फिर हम उससे क्या लेसन्स को सीख सकते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला पोर्टफोलियो जो है इनका करीब 50 लाख का पोर्टफोलियो है और 12 लाख का इनको अभी लॉस चल रहा है, 24% का लॉस चल रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक्स 50-50, 60-60% गिर चुके हैं, मैं इसे बहुत बड़ा लॉस तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स 12 लाख का लॉस है, 24% का लॉस है, तो लॉस तो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और जो भी सिचुएशन में होगा उसे काफ़ी पेन होता होगा क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है और वो इस तरीके से हमें FIA को दान में नहीं देना चाहिए। अब इनका अगर आप देखें कि लॉस इससे ज़्यादा हो सकता था, तो क्यों लॉस इनका रिलेटिवली कम है? क्योंकि इन्होंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया, 21-22 में इन्वेस्टमेंट किया, उस वक्त स्टॉक के प्राइस कम थे, तो वो 50-60% लॉस अभी इनको पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है। तो ये हमें पहला लेसन तो ये देता है कि जो है आप जितना सस्ता स्टॉक खरीदेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। अब इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो 25 में से 5 स्टॉक्स ही इनके प्रॉफिटेबल हैं। मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स ही मल्टी बैगर बनते हैं और वही जो है बहुत सारा रिटर्न देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को बचा देते हैं। तो हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम हमारे सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में रहें, सारे के सारे स्टॉक्स प्रॉफिटेबल रहें। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे 20, 30, 40% स्टॉक्स जो हैं अच्छा रिटर्न दें और उसमें से 10-15% स्टॉक्स जो है मल्टी बैगर बन जाए, बड़े मल्टी बैगर बन जाएँ। तो उस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो मोटा मोटा मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी सिचुएशन में नहीं है, अभी भी अपने आप को आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। अब अगर इनका पैटर्न देखें सो जो 5 स्टॉक इनके प्रॉफिटेबल है 25 में से, उसमें इनको 2.5 लाख का प्रॉफिट है और जो बाकी के 20 स्टॉक्स हैं उसमें इनको 14 लाख का लॉस है। तो जो वो बड़े जो कुछ ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस दिए हैं, बड़े बड़े लॉस दिए। अब अगर हम देखें इनके एलोकेशन की बात करते हैं, इन्होंने कैसे एलोकेट किया। सो 20% इन्होंने सॉफ्टवेयर में लगाए, IT स्टॉक्स में लगाए, करीब 18% इन्होंने केमिकल सेक्टर में लगाए और 21% इन्होंने फाइनेंस में लगाए। अब इसमें से फाइनेंस ने बहुत
कम लॉसेस दिए, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बड़े लॉस जो है ना, इनको सॉफ्टवेयर और केमिकल सेक्टर ने दिए। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 1/5 पैसा, आप 20% पैसा आप एक सेक्टर में लगा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप देखो तो FIIs का जितना इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, उसका दुगना उन्होंने 3 स्टॉक्स में लगाए हुए हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स और TSMC। ये कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन जब आप लगा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों लगा रहे हैं, उस सेक्टर का क्या आउटलुक है, क्या रिस्क है, उसको आपको समझना चाहिए। तो जो आपने फाइनेंस में लगाया 20%, केमिकल में लगाया 18-19%, सॉफ्टवेयर में लगाया, तो सेक्टर के एनालिसिस आपको पहले करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सेक्टर पे बेट कर रहे हैं और इतना बड़ा एलोकेशन कर रहे हैं। अब इनका केमिकल सेक्टर की एक एनालिसिस क्विकली करते हैं। आई एम श्योर आप सब भी की भी यही सिचुएशन होगी आपके पोर्टफोलियो में। तो इनके केमिकल सेक्टर में एक स्टॉक में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर किया और उसमें ही उन्हें 3.7 लाख का लॉस हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जो उनके 14 लाख का लॉस था 20 स्टॉक्स में, उसमें से एक स्टॉक ने ही 3.7 लाख का लॉस दे रहा है। तो हमने उस कंपनी की अपने एक्सरे टूल में उसकी डिटेल्स निकाली एंड टू आवर सरप्राइज वी फाउंड द कंपनी इज रॉक सॉलिड। फिर इतना लॉस क्यों हो गया? आपको पता है? क्योंकि इन्होंने उस स्टॉक को डबल, जो उसकी वैल्यूएशन है, उसके डबल प्राइस पर खरीदा। यानी कि अगर 50 रुपए की उसकी वैल्यू है, इन्होंने 100 स्टॉक पे खरीदा। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने महंगा स्टॉक खरीदा। अब 100 रुपये में जो उन्होंने खरीदा हुआ 50 में आ गया है। अब आप समझ रहे हैं, इस स्टॉक को 100% ऊपर जाना है, डबल होना है, तब ये ब्रेक इवन होगा। तो बहुत मुश्किल है कि ये लॉस उनका रिकवर होगा। और इसीलिए दोस्तों बार बार हम कहते हैं, फेयर वैल्यूएशन पर पैसे लगाइए। अगर फेयर वैल्यूएशन पे आप नहीं लगा रहे हैं, तो अगर रिकवरी आती भी है, वो स्टॉक इतना गिर चुका है कि वो शायद रिकवर इतनी जल्दी ना और हो तो कई साल लग जाएं। दूसरा, जो IT सेक्टर में इन्होंने पैसे लगाए, ओके, IT सेक्टर में भी 3 में से 4 स्टॉक्स जो हैं 2 लाख से ज़्यादा का लॉस दे रहे हैं। सो IT सेक्टर में आप लगा रहे हैं, सो भाई वंस अगेन आप 20% लगा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए IT वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किस तरीके से AI में प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइमली आपको एक्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। तो जब भी आप किसी भी सेक्टर में 15-20% पैसा लगा रहे हैं, तो फोकस ऑन दिस सेक्टर। ओके, हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम इस रिस्क को मैनेज करें। अब जो चौथा पॉइंट ये है कि जो तीसरा जो सेक्टर है जिसमें इन्होंने काफ़ी पे इन्वेस्ट किया, वो है फिनेंस। 21% इन्होंने फिनेंस में लगाया और उसमें सबसे कम लॉसेस उन्हें देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है रीज़न क्या? क्योंकि उन्होंने एक भी बैंक में पैसा नहीं लगाया, एक भी NBFC में पैसा नहीं लगाया। सो जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि जब सेक्टर में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, उनके NPAs बढ़ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग बढ़ रही है, एक के बाद बैंक में स्कैम आते जा रहे हैं, फिर क्यों हम उसमें 20-30-25% एलोकेशन कर रहे हैं? सो इन्होंने, इनके पोर्टफोलियो में मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये लगी कि इन्होंने बैंक में पैसा नहीं लगा और देखिए उसका रिजल्ट इनको मिला। बहुत ही माइनर लॉस इनको देखने को वहाँ मिल रहा है। तो आपके जो मेजर लॉसेस हैं वो 2 सेक्टर की वजह से हो रहे हैं और उसमें एक कंपनी जो आपने बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर खरीदी। ओके, तो इनके पोर्टफोलियो से हमें ये गलतियां देखने को मिलती है। इसको हम आगे जाके समराइज करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं। अब एक दूसरा पोर्टफोलियो लेते हैं। इनका ये थोड़े मार्केट में लेट आए, 2024 के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया। 19 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है।
5.5 लाख का लॉस है, करीब करीब 22 स्टॉक्स इनके लॉस में, और एज एक्सपेक्टेड सभी स्टॉक्स इनके नेगेटिव हैं। रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स जब पूरा मार्केट पीक पे था और हिस्टोरिकली हाई वैल्यूएशन पर थे तब इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो अब इनको 22% लॉस चल रहे, सारे के सारे स्टॉक्स इनके लॉस में। अगेन वो बड़ी बात नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स लॉस हैं, आप किस तरीके से पोर्टफोलियो को बना रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। अब इनका अगर हम सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन इसका देखें, कैसे कैसे सेक्टर में एलोकेशन किया है, सो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब मैं तो कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर देते हैं तो फिर आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसी भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर में थोड़ा भी अच्छा बेट नहीं किया, सबको बराबर दिया, तो जो सेक्टर चलेगा, सारे तो चलेंगे नहीं, ये तो आपको पता है। एक चलेगा तो वो अगर चल भी गया तो वो आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि एलोकेशन ही कम है, और हम जानते हैं कि 70-80% सेक्टर आपके अंडर परफॉर्म करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। दूसरी जो इनकी गलती थी, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 48% एलोकेशन एक स्टॉक पे किया हुआ है, आईटीसी। नाउ आईटीसी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही तगड़ा, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, वन ऑफ माई सबकी फेवरेट कंपनी है। बट हमें समझने वाली बात यह है कि जस्ट बिकॉज द कंपनी इज़ गुड, मैनेजमेंट इज़ गुड, बिजनेस इज़ गुड, एग्जीक्यूशन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, डजंट मीन कि द स्टॉक इज़ गुड। सो आप अच्छे स्टॉक को भी डबल प्राइस पर खरीद रहे हैं तो एक्चुअली आप बुरा स्टॉक खरीद रहे हैं। सो बिना वैल्यूएशंस के जाने इतना ज़्यादा एलोकेशन इन्होंने कर दिया। आईटीसी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, 10-10 साल ये स्टॉक पकाता है, मूव ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हेवी रिटेल पार्टिसिपेशन, हेवी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। बचा कौन है जिसको ये स्टॉक खरीदना है? आपसे कौन खरीदेगा? सब तो खरीद के बैठे हुए हैं। ओके, सो जब ये स्टॉक गिरता है ना 30, 40, 50% और वो वीक हैंड्स निकलते हैं, देन इट इज़ टाइम टू बाय। ओके, हमने इसे 2021 पोर्टफोलियो में डाला था, 10 साल ये स्टॉक पकाया, रिटेल वाले पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड थे, और तब हमने इसे ऐड किया और इट गेव वंडरफुल रिटर्न्स। ओके, सो तीसरी जो गलती इनके पोर्टफोलियो में है, पूरा पोर्टफोलियो इनका उन स्टॉक से भरा हुआ है जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक है। अगर कोई स्टॉक को रिटेल खरीद रहा है, 90% चांस है कि उस स्टॉक में डंपिंग हो रही है। रिटेल को कहानियां बना बना के सुनाया जा रहा है। देखो कितना आसान है कहानियां बनाना, अखबार में छाप दो, अखबार में छापोगे, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर उस खबर को पढ़ेगा और उस पर वीडियो बना देगा। पोर्टल, वेब पोर्टल्स इतनी सारी आ गए हैं, डाल दो। आजकल तो हर ब्रोकर अपने ऐप में न्यूज़ की अलर्ट भेजता है, वहाँ से आ जाती है। आपके यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस से खबर आ रही है, आप सवेरे जब शाम को जब यूट्यूब खोलते हैं वहाँ पर भी उस पर एक वीडियो आ जाता है, सब जगह से बुलिश नॉइसेस आती हैं और आप उस स्टॉक को खरीद लेते हो। एक रूल हमें बना के रखना है कि जब किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ओके, तो इनके सारे रिटेल के स्टॉक्स हैं और रिटेल के स्टॉक्स को अक्सर मार्केट काफ़ी ज़्यादा पनिश करता है। तो आपने दो पोर्टफोलियोज़ देखे, दोनों में अलग अलग लेसन्स हमें देखने को मिले हैं, और हर पोर्टफोलियो की देखिए अपनी अलग कहानी होती है। लेकिन अगर आप सभी पोर्टफोलियो को कैटेगराइज करेंगे तो वो 4-5 कैटेगरी की ही होती हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल। अगर आपको 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका पोर्टफोलियो अलग तरीके का होगा। अगर आप 4-5 साल से मार्केट में हैं, कोविड के बाद आए हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अलग टाइप का होगा। अगर आप 24 के बाद आए हैं, आपका पोर्टफोलियो अलग तरीके का होगा। अगर आज आप बना रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो अलग होगा। तो सबकी अलग कहानी होती है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो उसमें लेसन्स एक ही तरीके के निकलते हैं। तो मैं कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने भी अगर कुछ सीखा जाना तो ज़रूर अपना लेसन भी हमारे साथ शेयर करिए, ताकि और लोग भी उसे जान सकें। तो देखिए,
पहला लेसन जैसा कि मैंने बताया कि सेक्टर में अगर आपका एलोकेशन बड़ा है, 15% से ऊपर है, सेक्टर पे रिसर्च करिए। जस्ट बिकॉज एक सेक्टर अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल, एक सिंपल कॉमन लॉजिक क्या बोलता है, सब लोग तो कपड़े पहनेंगे तो टेक्सटाइल का मार्केट अच्छा है, ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना ग्रोथ होगा हमें ये देखना है। ओके, तो आप 15-20% लगा रहे हैं एक सेक्टर पे, क्या वो अगले 5 साल 10% के रेट से ग्रो करेगा? पिछले 5 साल गया वो 10-15% के रेट से ग्रो करेगा? तो अगर पिछले 5 साल पे किया है तो अगले 5 साल करेगा कि नहीं करेगा? ये इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उस सेक्टर में उतना एलोकेशन मत करिए। अब अगर आप किसी सेक्टर पे बेट कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं नहीं ये सेक्टर तो अच्छा है, तो हमें क्या करना है जी? पहला, हाई क्वालिटी स्टॉक्स को उसमें डालना है। हाई क्वालिटी का मतलब मैं लगातार आपको कहता हूँ, अच्छी बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसको सही प्राइस पर भी लेना है। अब सही प्राइस पे तो हमेशा आपको मिलेगा नहीं। मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन 100 है, 150 पे मिल रहा है, आप 150 पे ले लिया आपने, 100 के लिए कुछ पैसा तो रखिए। अल्टीमेटली स्टॉक के प्राइस को उसके वैल्यूएशंस पर जाना है। वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, कोविड की वजह से आए, वॉर की वजह से आए, उसको जाना है। स्टॉक मार्केट की जो कहानी हमें यही बताती है कि कहीं ना कभी जाएगा। तो जब आपको पता है इसको वहाँ जाना है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो कोई मतलब नहीं है कि हम सारा पैसा ऊपर के लेवल पे लगा के बैठ जाएं इस होप में कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ये चढ़ेगा। तो पहला लेसन ये है, अगर एलोकेशन लगा रहे हैं किसी सेक्टर में तो देखिए उस सेक्टर की क्या कहानी है, और उसमें से अच्छे स्टॉक्स विद गुड बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबल कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज को रखिए, और अभी अगर लगा रहे हैं तो नीचे के लेवल के लिए भी पैसे जमा करके रखिए। ओके। दूसरा कि जैसा मैंने कहा, मैं उसी को एक तरीके से रिपीट ही कर रहा हूं कि कोई भी सेक्टर का कोई भी स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, सारे लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा कंपनी, अच्छा बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता है। उसे हमें फेयर प्राइस पर लेना है, सही प्राइस पर लेना है और लेकर बैठ जाना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि फेयर प्राइस आने के बाद भी स्टॉक गिर रहा है। ये पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट से मार्केट चलता है। एमटीएफ पे लोगों ने स्टॉक ले रखे हैं, ब्रोकर उस पर मार्जिन कॉल आ रहा है, वो बेच रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है, कई रीज़न से वो चलता है। लेकिन अगर वो फेयर प्राइस के नीचे आया है तो जब मार्केट रिकवर करेगा, जब सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे, तो वो बाउंस बैक भी करेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में फेयर वैल्यू से 20 से 30% नीचे तक जाने को हमें तैयार रहना है। जस्ट बिकॉज फेयर वैल्यूएशन पर आ गया यहीं से रिबाउंड करेगा, ऐसा कोई मार्केट में कोई कायदा कानून नहीं होता है। हम बेस्ड ऑन जो ऑब्जर्वेशन पास में जो होता है उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ओके, सो अच्छा स्टॉक लेना ही सब कुछ नहीं है, फेयर प्राइस पर उसे लेना है। दूसरा बात यह है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके स्टॉक या आपके सेक्टर के स्टॉक, फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक की बात करते हैं, तो आईटी स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली दी 2020, 21, 22, 23 में ज़बरदस्त रैली दी। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि 3-4 क्वार्टर से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैनेजमेंट भी आके रिजल्ट के दिन ज़्यादा ग्रोथ की गाइडेंस नहीं दे रहा, जब आपको दिख रहा है तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्रिसमस का? कम से कम पोजीशन लाइट तो करिए। तो एक तो आप हाई वैल्यूएशन पर लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से मैनेजमेंट आगे बोल रहा है जी हम 1% 2% के रेट से ग्रो करेंगे, तो फिर आप उतना एलोकेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको होल्ड कर रहे हैं? तो टाइमली एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो
थंब रूल हम क्या फॉलो करते हैं, अगर 4-5 क्वार्टर हमें अंडर परफॉर्मेंस के दिखते हैं तो हमें एग्जिट कर देना। अब अगर आपने टॉप पे खरीदा और 4-5 क्वार्टर आप वेट करते हो, फिर तो आपकी बैंड बच गई, फिर 50% शेयर आपका ऐसे ही गिर जाएगा। तो ये सब रूल तभी काम करेंगे जब आप उसे सही प्राइस पर लेंगे। ओके, और इसके बाद हमें एक और चीज़ देखना है कि जब हम मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, मैं 2025 की 24 की बात करता हूँ या 25 की बात करता हूँ, हिस्टोरिकली हाई वैल्यूएशंस पर मार्केट चल रहे हैं और मैं पूरा पैसा वहाँ पे लगा रहा हूँ ये सोच के कि अब तो ये मार्केट गिरेगा नहीं, तो इट्स अ बिग मिस्टेक। मार्केट की वैल्यूएशंस का भी हमें ध्यान रखना है। जब भी 5 साल के एवरेज से मार्केट ऊपर चला जाता है, पूरा पैसा हमको नहीं लगाना है, नीचे के लेवल पर के लिए कैश रखना है। अब आप नहीं लगाए, आपने 50% लगाया, भाई 24 में ऐसा ही हुआ, लोगों ने सारा लगा लिया। अब मान लीजिए जिसने नहीं लगाया तो वो पछताएगा कि अरे ये तो और चढ़ गया, उसे फोमो हो जाएगा। ओके, लेकिन अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जिसने नहीं लगाया वो तो फायदे में है ना, 2 साल के हमारे रिटर्न्स अब 0 हो गए। सो मार्केट की वैल्यूएशंस का भी हमें ध्यान रखना है। जस्ट बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड हो गए हैं, वो अगले दिन से नहीं गिरेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, उसको एक धक्का चाहिए। अगर आप माउंटेन के क्लिफ पे खड़े हो जाएंगे, अपने आप से तो नहीं गिरेंगे ना, लेकिन पीछे से आके कोई हल्का सा धक्का भी देगा तो आदमी फिर गिरेगा। तो वही मार्केट के साथ होता है, वो डेंजर जोन पे बैठा रहता है, बस एक ट्रिगर का वेट करता है। जैसे ट्रिगर आता है ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो ऊपर के लेवल पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा मार्केट का वैल्यूएशन का आपको मैंने बताया कि 5 साल की एवरेज पीई को देखिए, अगर उससे ऊपर है तो उसे आप ओवर वैल्यूड मानिए। और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है। तो ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में कम से कम लॉसेस आपको नहीं होंगे। अब जो लोग अभी लॉस में बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि आपके स्टॉक जहां पर हैं उनको रिकवर होने में कितना गेन करना है। जैसे आप 50% स्टॉक गिर गया तो स्टॉक को तो डबल होना है, और आपको पता है कि भाई ये स्टॉक डबल तो 1 साल 2 साल में होगा नहीं। ओके, सो जब भी उसमें राइस मिलता है, आप देखिए क्या हम पोजीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्या एक सेक्टर से हटा के दूसरे सेक्टर पे रख सकते हैं। क्योंकि देखिए 10%, 15%, 20% लॉस बड़ी बात नहीं होती है, और हमें ये सोचना है कि क्या हमारे लॉस बढ़ के यहाँ से क्या 40%, 50% तक जा सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉस ले सकते हैं और लेकर स्टॉक्स से निकल सकते हैं तो कोशिश करिए। मुझे पता है ये आसान डिसीजन नहीं होता है, लेकिन ये भी एक बात है कि अगर आप आज एक्ट नहीं करेंगे आपके लॉसेस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। तो बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत सोच समझ के करना है, और इसका कोई देखिए आसान सोल्यूशन नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से कुछ चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर लॉसेस से बचा पाएंगे। और कोशिश करिए और एनालाइज करिए और देखिए कि इसमें से कितना कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपके स्टॉक का जो जिस प्राइस पर आपने लिया है वो फेयर वैल्यूएशन से नीचे होना चाहिए, और दूसरा कि सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, हाई क्वालिटी स्टॉक्स जिसमें बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कि अगले 2 साल के रिसेशन को भी वो झेल सकती है, वो कोलैप्स नहीं होगी, वो बंद नहीं होगी बिग बाज़ार की तरह। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा। आप अपने क्वेरीज़, अपना फीडबैक, अपने सजेशन ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप भी आपके जो एक्सपीरियंस है उससे भी और लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर